ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, आज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि जैन। खबरों में बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के चलते NHAI ने चलाया अभियान। कुछ समय बाद अभियान को रोका, 2 दिन की दी मोहलत। ब्रजेश माहौर हत्या के मामले ने पकड़ा तूल, विशाल जुलूस निकाल समर्थकों ने कहा जल्द हो गिरफ्तारी। बितलावासी राम जी की आगवानी के लिए हुए तैयार। घर घर बज रही है ढोलक की थाप, हो रहे हैं गीत संगीत के आयोजन। और जगन्नाथ रथ यात्रा समिति ने लगाए अग्रसेन सेवा सदन प्रबंध तंत्र पर गंभीर आरोप। कहा बेबुनियादी आरोप लगाकर कार्यक्रम में डाला व्यवधान, बुकिंग कर दी रद्द। आगरा के थाना सदर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला को कुछ कार सवार युवकों ने जबरदस्ती अपनी कार में डाल दिया और कुछ ही दूरी पर जाकर उसे फेंक दिया। सूचना मिलते ही पुलिस के साथ SSP सिटी समीर सौरभ घटनास्थल पर पहुंच गए। घटना सोमवार रात 11 बजे की है, जब काजल नाम की एक महिला अपनी एक्टिवा से घर जा रही थी। उसी वक्त कार सवार कुछ युवकों ने उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लिया और कुछ ही दूरी पर जाकर फेंक दिया। वहीं राहगीरों की मदद से पुलिस ने घायल महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस घटना में परिवार विवाद नजर आ रहा है। घायल महिला काजल की माने तो उसके पति से उसका विवाद चल रहा है। वहीं महिला को गंभीर चोटें भी आई हैं। वहीं SP सिटी समीर सौरभ ने बताया कि काजल नाम की महिला अमृत जग्गी नर्सिंग होम से घर के लिए जा रही थी। उसी दौरान टक्कर मारकर रोड पर कुछ कार सवार युवकों ने उसे घसीटकर अपनी गाड़ी में डाल लिया। वहीं SP सिटी समीर सौरभ ने कहा कि जांच कर इसकी जल्दी ही कार्यवाही की जाएगी। एक जग्गी नर्सिंग होम से किसी युवती को उठा के ले जाने की बात आई थी। सूचना पे पुलिस पहुंची है और वहां एक युवती ठक्कर रोड पे चीफ इंजीनियर ऑफिस के बगल में रोड पे पड़ी मिली है, जिनको उपचार के लिए उपाध्याय नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक तौर पे उनको कुछ जो चोटें हैं वो सुसाइडल दिख रहे थे और चोट के उपचार का कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पे। और अभी जो होश में आने पर उन्होंने जो पहला बयान दिया है उसके अनुसार उनके और उनके पति के बीच में विवाद चल रहा था और वो पति ही ज़बरदस्ती उन्हें ले जाने का प्रयास कर रहे थे। उस दौरान वो गाड़ी से गिरी हैं और उसमें चोट आई है। थाना अहमदपुर के धोर्रा गांव में अवैध आतिशबाजी बनाने का कारोबार पिछले काफी समय से चला रहा है और यहां हर साल कोई ना कोई बड़ा हादसा हो जाता है। ऐसा ही एक हादसा हो गया दोपहर के समय, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 3 लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। थाना अहमदपुर क्षेत्र में पटाखों की अवैध फैक्ट्री पर प्रशासन की अनदेखी एक बार फिर भारी पड़ गई। थाना अहमदपुर धोर्रा गांव में एक मकान में चल रही पटाखों की अवैध फैक्ट्री में धमाका हो गया। इस धमाके की तीव्रता इतनी खतरनाक थी कि मकान पूरी तरह से ध्वस्त होकर गिर पड़ा। इस दौरान 4 लोग मकान में दब गए, जिन्हें बामुश्किल निकाला गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। बाकी 3 लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। गौर करने की बात यह है कि पिछले कई सालों में ऐसी घटनाएं इसी इलाके में हो चुकी हैं, जिस पर प्रशासन की तरफ से कार्यवाही न होने के चलते यहां पटाखों का खतरनाक खेल अवैध रूप से फल फूल रहा है, जिस पर आज एक और जान चली गई। कौन सी जगह पर घटना हुई है? क्या उसी में हुई है। अच्छा, तो कोई जान हानि हुई है? हाँ, एक औरत है उसमें, तो उनकी जान जा सकती है, शायद ऐसा हो सकता है। मलबा निकलने के बाद पता पड़ेगी। तो अभी निकाला नहीं गया? अभी मलबा नहीं निकला। कितने घंटे हो गए लगभग? अभी आध घंटा करीब हुआ है। अच्छा, कितने लोग दबे थे इसमें लगभग? कुछ नहीं, ये होगी एक औरत बताइए, अभी तो आगे फिर बताते हैं। देखिए मलबा निकलने के बाद क्या होता है, क्या विस्फोट कैसे हुआ, क्या लगता है कौन? तो यहाँ पे जो कर रहे होंगे बंदे, उन्हें पता होगी। क्या काम किया जाता है इसमें? जो सुतली वाला बम बनता है, बम पटक्का। हाँ, देसी वही बोलते हैं, वो बनता है। तो इससे क्या हुआ? अभी कितना घर उड़ गया? ये पीछे की हानि हो गई है मकानों की। पीछे सारा मकान ये भी ध्वस्त हो चुका है। और यहाँ परंपरा इनकी रीति रिवाज से शुरू से ही पूर्वजों से काम होता है।
अभी अचानक विस्फोट हो गया। इनके करीब 5-6 वर्ष पहले भी हो चुका है। तब 3 मौतें हुई थी इनकी और आज ही एक मौत हुई। बेटी अभी हुई है और उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। विगत माह हुई ब्रजेश माहौर की हत्या का मामला गर्माता ही जा रहा है। संघर्ष समिति कोरी समाज और मृतक के परिजनों सहित एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें वो प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे थे। हत्यारों की गिरफ्तारी न होने को लेकर मृतक के समर्थकों ने जिला मुख्यालय पर जमकर हंगामा काटा। साथ ही आर्थिक सहायता और अभियुक्तों की जल्द ही गिरफ्तारी को लेकर एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। बीते माह हुए ब्रजेश माहौर हत्याकांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। संघर्ष समिति कोरी समाज द्वारा वाल्मीकि वाटिका से विशाल जुलूस प्रारंभ करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे। समाज के लोगों द्वारा ब्रजेश माहौर के हत्यारों को अभी तक पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया है। इस बात का लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे मृतक ब्रजेश माहौर के समर्थकों ने प्रशासन पर उदासीनता बरतने के साथ साथ अभियुक्तों के खिलाफ किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई न करने के आरोप भी लगाए। आगरा का पुलिस और आगरा का प्रशासन अंधा, गूंगा, बहरा और विकलांग हो चुका है और वो ये समझ रहा है कि कोरी समाज के लोग शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं, तो हमारी कमजोरी महसूस कर रहा है। आज कोरी समाज आगरा की जनता ने इसी आक्रोश को व्यक्त करने के लिए जिला अधिकारी के नाम एक ज्ञापन आज कलेक्ट्रेट आगरा में हजारों की संख्या में कोरी समाज के लोगों ने दिया है और मांग की है कि जिस तरीके से खुलेआम ब्रजेश माहौर के हत्यारे घूम रहे हैं और उनके परिवार की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके भाई पर भी गोली मार करके हत्या की कोशिश की गई, लेकिन आज तक जिला प्रशासन नहीं जगा। हम इस ज्ञापन के माध्यम से जिला अधिकारी आगरा को और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराना चाहते हैं कि तत्काल जो क्या ब्रजेश माहौर के हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार किया। वहीं मृतक ब्रजेश माहौर की पत्नी ने खुले आम घूम रहे हत्या के आरोपियों द्वारा बार बार जान से मारने की धमकी दिए जाने की भी बात कही। मेरी समस्या बहुत है जी। हमारे घर पे हमला करा जा रहा है, मेरे देवर पे हमला करा उन लोगों ने और क्या नाम, मेरे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए और उनको जेल होनी चाहिए। क्या नाम है जिन लोगों ने अभी हमला किया, क्या नाम है उन लोगों का? तेर सिंह और कोई लोग हैं क्या हथियार लेके आते हैं? वैसे ही हथियार लेके आते हैं। कब की घटना है? अभी लास्ट टाइम कब हुआ था ये? अभी वही थोड़े दिन बाद मेरे देवर के साथ हुई है आगरा में। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं मेरे। 3 बच्चों में कौन कौन है? 2 लड़कियां 1 लड़का है। जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान मृतक के परिजनों ने अपनी जान की सुरक्षा की मांग की। संघर्ष समिति कोरी समाज द्वारा एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया गया। साथ ही अभियुक्तों के असलों के लाइसेंस को निरस्त करने की मांग उठाते हुए आरोपियों को हिरासत में लेने की बात की गई। सरकार की तरफ से आई है तो पीड़ित की यही मांग होगी कि जो मुलजिम हो अरेस्ट हो, असलाह बरामद हो और नाजायज जो उसके पास जो असलाह है वो निरस्त हो। असलाह अगर उसके पास है तो उसकी निरस्तीकरण की कार्रवाई 100% हो जाएगी, मैंने आश्वस्त कर दिया है। जैसे ही कोर्ट से उसको रिमांड पर लिया जा रहा है, जैसा कि मुझे एसपी गुरु ने बताया कि बुधवार की डेट है, वो रिमांड पर आते ही सारी चीज़ें, एक तो उसके मर्डर में जो असलाह प्रयुक्त हुआ है वो बरामद करना है और बाकी जो लोग इसमें शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी होनी है, उनको गिरफ्तारी की जाएगी और ससमय की जाएगी। ज्ञापन के आधार पर एडीएम सिटी द्वारा आगामी 5 दिनों में हत्या के आरोपियों पर नकेल कसने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही मुआवजे की रकम को भी जल्द पास कराने की बात कही गई है। अब देखना ये होगा कि मृतक के परिजनों को प्रशासन आखिर कब तक मरहम लगा पाता है। वहीं संघर्ष समिति कोरी समाज के लोगों द्वारा जल्द किसी कार्रवाई का नतीजा सामने न आने पर सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति द्वारा प्रेस वार्ता कर रथ यात्रा के कार्यक्रम में होने वाली राजनीति की जानकारी दी गई। समिति पदाधिकारियों द्वारा लोहा मंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन के प्रबंध तंत्र पर सवाल निशान खड़े किए गए। बुकिंग होने के बावजूद भी प्रबंधक द्वारा बेबुनियाद आरोप लगाकर बुकिंग निरस्त करने की बात कही गई। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा इस्कॉन की परंपरा के अनुसार निकाली जाती है और इसमें कोई मुख्य अतिथि नहीं होता। रथ पर आरती इस्कॉन के पुजारी ही करते हैं। रथ यात्रा महात्म के अनुसार यदि कोई गणमान्य अतिथि उपस्थित भी होता है तो वो भगवान के रथ के सामने झाड़ू लगाकर अपना भाव भगवान को प्रकट करता है। माननीय विधायक जी पिछले 5 रथ यात्राओं की इस परंपरा के खुद साक्षी भी हैं। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा समिति को श्री रामलीला कमेटी और श्री मनकामेश्वर मंदिर के महंत के झगड़े में घसीटने की और इस पर राजनीति करने की क्या आवश्यकता है, इस बात को लेकर समिति ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की।
समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि जगदीश बागला को दशरथ बनाकर जो रामलीला कमेटी ने निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन 1 सितंबर को महाराजा अग्रसेन भवन का आवंटन कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले 31 अगस्त को रद्द क्यों किया गया? इस बारे में उन्होंने कहा कि कृपया अपनी गंदी राजनीति को माध्यम न बनाएं। समिति के मन में कुछ प्रश्न हैं जिनका जवाब वो जिम्मेदार लोगों से मांगते हैं। पहला सवाल, विधायक जी के विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में गत सालों की तरह भगवान की आगमनी के लिए इस वर्ष विधायक जी उपस्थित क्यों नहीं थे? क्या महाराजा अग्रसेन भवन समिति श्री रामलीला कमेटी का अनुषांगिक संगठन है? क्या श्री रामलीला कमेटी को खाप पंचायतों की तरह फतवा जारी करने का अधिकार है? क्या हर तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में मुख्य द्वार पर अपना छाया चित्र युक्त होर्डिंग लगाकर अपने आप को शहर का सबसे बड़ा समाज सेवी होने की दुहाई देना और आपके प्रभाव से बिना डरे आयोजन समिति द्वारा आपके होर्डिंग को उतारना भी इस प्रकरण की जड़ नहीं? श्री मनकामेश्वर मंदिर के महंत को भगवान के रथ की आरती उतारते हुए किसने देखा? इस तरह के तमाम सवालों के साथ श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति ने लोहामंडी अग्रसेन भवन की प्रबंध तंत्र से जवाब मांगा है। मैं आपके माध्यम से शहर में जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति नितांत एक धार्मिक संस्था है, कृपया इसमें राजनीति ना फैलाएं। और मेरा तो सीधा सा एक प्रश्न है कि हमने शहर में एक कार्यक्रम आयोजित किया, उसके लिए हमने महाराजा अग्रसेन सेवा समिति का भवन जो कि समाज का भवन है उसको बुक किया, नियमानुसार बुक किया। कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले एक अनर्गल आरोप कि हमने महंत जी से आरती कराई है, श्री मनकामेश्वर मंदिर के महंत जी से, जिसमें कि बिल्कुल सत्यता नहीं है, जिस आधार पर आपने हमारी बुकिंग कैंसिल की। जब आप एक समाज का बड़ा धार्मिक आयोजन करते हैं तो समाज के प्रति आपकी जवाबदेही होती है कि आप उस कार्यक्रम को ठीक से संपन्न करें, मगर साथ में समाज के उन बड़े लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि अगर शहर में कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है तो उसको आराम से सुकून से आयोजित होने दें, ना कि उसमें अड़ंगे फैलाएं। तो ये हमारा सीधा प्रश्न है कि क्या रामलीला कमेटी को श्री जगदीश बागला के अलावा इस शहर में कोई और आदमी नहीं मिला जिसने कि हमारी बुकिंग कैंसिल कराई? उसी को आपने दशरथ बनाया। क्या रामलीला कमेटी में संदेश क्या देना चाहती है? आप 4 दिन से हमसे वार्ता कर रहे हो, आप संदेश क्या देना चाहते हो? कानपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनने वाले पुलों के लिए सोमवार को चिन्हित किए गए निर्माणों पर हाईवे अथॉरिटी ने वाटर वर्क्स पर अपना अभियान चलाया। इस दौरान कई निर्माणों को धराशायी कर दिया गया तो कई निर्माणों को 2 दिन का वक्त देकर छोड़ दिया गया ताकि गरीबों को होने वाले नुकसान से कुछ राहत दे सके। आगरा पूरी दुनिया में ताज की खूबसूरती के लिए जाना जाता है और जाम के लिए भी। इसी सूरत को बदलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद अब पुलों को बनाए जाने से पहले सड़क चौड़ीकरण का काम इन दिनों तेजी से चल रहा है। हाईवे अथॉरिटी भी इसे पूरी गंभीरता से ले रही है। इसी के चलते अथॉरिटी ने तोड़े जाने वाले निर्माणों का पहले ही चिन्हीकरण कर लिया था, जिसके बाद सोमवार को एक अभियान चला। यहाँ बने निर्माणों को धराशायी कर दिया गया, किसी का कोई विरोध न झेलना पड़े, इसलिए पुलिस के साथ प्रशासन के आलाधिकारी भी वहां मौजूद रहे और उन्होंने अपने सामने ही इस पूरे अभियान को अंजाम तक पहुंचाया। तो वाटर वर्क्स तक ही है, वाटर वर्क्स है। वाटर वर्क्स के बाद जो चिन्हित हैं वो स्वतः अपना हटा रहे हैं, तो जो हटा रहे हैं उनको उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जो अभी हटवाया गया, अभी इन लोगों को तो अपना हटाने के लिए ये लोग भी कह रहे थे लेकिन लग नहीं रहा था कि हटेगा, तो इसलिए हटवाना लाजमी था इनका। इस पूरी कार्यवाही के दौरान आलाधिकारियों के साथ हाईवे अथॉरिटी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिनके आदेश पर इस पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। रंग लाई तो निश्चित तौर पर आगरा को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। इस क्रम में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कार्य भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत आज वाटर वर्क्स पर तोड़फोड़ अभियान को चलाया गया। साथ ही कुछ लोग ऐसे थे जो परिवार के साथ रहते थे, इसलिए उन लोगों को 2 दिन का वक्त दिया गया है ताकि वो स्वतः ही अपने मकानों को तोड़ लें और वो इस राह में रोड़ा ना बने। और हाल देखना ये होगा कि सरकार की ये मंशा कब तक पूरी हो पाती है। अपने साथी नीरज वर्मा के साथ कपिल अग्रवाल, ताज न्यूज, आगरा। लगातार अपने काम में ढिलाई बरत रहे ठेकेदारों को नगर आयुक्त ने बैठक कर काम को समय से पूरा करने के आदेश जारी किए। साथ ही ये हिदायत भी दी कि कोई भी काम समय से पूरा न करने वाले ठेकेदार के भुगतान से पैसे काट लिए जाएंगे और साथ ही अब तक डीडी से जमा होने वाली जमानत राशि अब ई-बैंकिंग के माध्यम से की जाएगी ताकि इसमें पारदर्शिता लाई जा सके। नगपुरी को लेकर ठेकेदार नहीं आए थे। ठेकेदार यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पर एक नई प्रक्रिया लागू की गई है। ई टेंडरिंग में जो इनको 2% अपनी जमानत धनराशि जमा करनी रहती थी,
वो ऑनलाइन नहीं जमा करनी रहती थी। अब हमने व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए वो 2% की धनराशि भी ऑनलाइन जमा करने का प्रोविज़न कर दिया है। उसको लेकर इनको आशंका थी कि साहब वो हम कैसे करेंगे, हम कंप्यूटर के कम जानकार हैं, हमें पब्लिक बूथ पे जाकर टेंडर में पार्टिसिपेट करना रहता है, हम खुद योग्य नहीं हैं। तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए बताया गया है कि किसी प्रकार का टेक्निकल नो हाउ अगर आपको चाहिए है तो उसके लिए नगर निगम के हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनकी आप मदद ले सकते हो, और ये उन्हीं के हित में है क्योंकि एक टेंडर स्वीकृत होता है, इसके बाद बाकी टेंडर के धनराशि वापस करने में जमानत धनराशि वक्त लगता है, ठेकेदार का पैसा उतनी देर फंसा रहता है। अब इसमें ये होगा कि जो टेंडर स्वीकृत हो गया उसके बाकी के जो बचे हुए नंबर 2, नंबर 3 और नीचे के टेंडर हैं उनकी जमानत धनराशि अपने आप ही संबंधित के खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो उनको ये बात समझ में आ गई है कि ये उनके हित की बात है। थोड़ा नई व्यवस्था में आदमी को संकोच होता है, परेशानी होती है, कैसे काम करेंगे, इस आशंका बहुत सवाल है। उत्तर भारत के ऐतिहासिक आयोजन राम बारात के होने वाले आयोजनों को देखते हुए पूरा प्रशासनिक अमला पल पल की खबर ले रहा है, तो वहीं आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए। सोमवार को पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी ने यहाँ का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साथ ही कई दिशा निर्देश भी जारी किए। उत्तर भारत की ऐतिहासिक राम बारात और जनकपुरी को देखने के लिए लोग दूसरे शहरों से भी आगरा आते हैं, जिसके चलते पुलिस और प्रशासन ने भी इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी तैयारी कर ली है ताकि इस ऐतिहासिक आयोजन में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो और हर बार की तरह इस बार भी पूरा आयोजन शांति से निपट जाए। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा रामलीला और जनकपुरी महोत्सव होता है। 19 तारीख को रामलीला राम बारात का प्रस्थान होगा और 20-21 को राम बारात जनकपुरी में स्थापित होगी और यहीं पर बहुत सारे कार्यक्रम हैं। यद्यपि ये कार्यक्रम 17 को ही शुरू हो जाएगा। सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है, परमानेंट चौकी यहाँ बना दी गई है, बाहर की फोर्सेज यहाँ लगाई जा रही हैं, जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर उतनी सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी। वैसे यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं कि बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। बहुत उमंग और उत्साह का माहौल पैदा हो चुका है जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, और मेरा मानना है कि विगत वर्षों की तुलना में अब की बार जनकपुरी का महोत्सव और अच्छा होगा। जनकपुरी का दौरा करने पहुंचे एडीएम सिटी राजेश कुमार श्रीवास्तव का कहना था कि सभी व्यवस्थाएं पूरी होने को हैं और इस बार का आयोजन भी हर बार की तरह सफल ही होगा। जनकपुरी आयोजन में आने वाले लोगों की सुरक्षा पर एसपी सिटी समीर सौरभ का कहना था कि इस बार भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद होगी। हर किसी पर नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस बार भी महल के साथ बड़े स्थानों पर भी तीसरी नजर से नजर होगी ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके और यहाँ आने वाले हर शख्स पर पुलिस की पैनी नजर हो। पूर्व में जो है जैसी व्यवस्थाएं ये होता रहा है, पहले भी जनकपुरी के जो महोत्सव हैं वो हुए हैं, तो एक तो जो पूर्ववर्ती व्यवस्थाएं रहे हैं उसके हम लोग उसको लागू कर रहे हैं। इस बार समिति से बात हो चुकी है और क्लोज सर्किट टीवी की व्यवस्था हो रही है जिससे कि उनके हम क्लोज मॉनिटरिंग कर पाएंगे जो लोग मेले में सम्मिलित होने आएंगे। तीसरी व्यवस्था हम लोग जो दे रहे हैं वो ये कि हम लोग प्रारंभ से लेके और आखिर तक एएस चेक कराएंगे ताकि किसी भी ऐसे विस्फोटक सामग्री का कोई प्लांट न कर सके। तो हम लोग सुरक्षा के सभी मापदंड जो होते हैं वो सारे अपना रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा और सफल शांतिपूर्ण कार्यक्रम ये संपन्न होगा। गौरतलब है कि अभी हाल ही में आई अलकायदा की धमकी भरे वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा में कोई चूक नहीं करना चाहता, इसलिए हर पहलू से इस पूरे आयोजन पर नजर रखी जाएगी। तो वहीं समिति के पदाधिकारी भी पूरी तरह से प्रशासन और विकास कार्य करा रहे विभागों से संतुष्ट नजर आए। पुलिस प्रशासन जो है वो पूरा सहयोग कर रहा है और उसी के मद्देनजर आज एसएसपी साहब, एसपी सिटी साहब, एडीएम सिटी साहब और समस्त डीएम साहब भी अभी आ रहे हैं जो कि पूरे क्षेत्र का दौरा करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था में जो भी कमियां होगी उसको चाक चौबंद करेंगे। अब प्रशासन और समिति के पदाधिकारियों को राम बारात का इंतजार है। हर कोई बस उस पल का साक्षी बनने के लिए बेताब नजर आ रहा है। दयालबाग में होने वाले जनकपुरी आयोजन में पूरा दयालबाग मिथिला नगरी बना हुआ है। सुबह से देर रात तक आयोजनों से पूरा दयालबाग शोभायान बना हुआ है। इसी क्रम में सोमवार को समिति की महिला पदाधिकारियों ने जनक महल से समिति कार्यालय तक एक पद यात्रा निकाली। इस दौरान सभी महिलाएं भजन पर झूमती नाचती नजर आई। जैसे जैसे जनक नंदिनी के विवाह के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे महिलाओं के उत्साह में भी बढ़ोतरी हो रही है।
सुबह से शाम तक गीत संगीत और नाच गाना करने के बाद भी किसी भी महिला को थकान का एहसास तक नहीं हो रहा। सबके दिल में बस एक ही अरमान है कि प्रभु श्री राम जल्द आकर जनक दुलारी को ब्याह कर ले जाएं, ताकि इस ऐतिहासिक पल का वो हिस्सा बन सके। सबके दिलों में जानकी की सखी होने का सुनहरा एहसास साफ नजर आ रहा है। ये तैयारियां सब समय पे पूर्ण होती जा रही हैं। समिति के सभी पदाधिकारी अपने पूरे जोश खरोश उत्साह से लगे हैं। पूरे दयालबाग क्षेत्र मिथिला नगरी में हर घर में जनकपुरी की खुशियां, जनकपुरी की धूम है। लोग बाग अपने घरों को सजा रहे हैं, नए कपड़े सिलवा रहे हैं। महल हमारा जो है वो 16 तारीख की रात को बन के जनक महल पूर्ण हो जाएगा। झांकियों का काम भी हमारा सब 16 तारीख को पूर्ण हो जाएगा। लाइटों का काम हमारा अभी शुरू हो गया है। जनक महल से लेके और जनक कार्यालय तक निकाली है सीता जी के उसमें खुशी में। लोगों ने अदनबाग एक्सटेंशन से पार्क के मंदिर से पहले बरनी खेल के गीत भजन वगैरह प्रोग्राम करा। उसके बाद से वहाँ से हम लेडीजों ने राम नाम के दुपट्टे से कीर्तन वगैरह ढोल मजीरे बजाते हुए हम लोग जनक महल तक आए। जनक महल से जनकपुरी कार्यालय आए। हमने पूरे रास्ते कीर्तन करा, डांस वगैरह करे। हमने सबों से कहा कि हमारे संग जनकपुरी में शामिल। महिलाओं के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे रास्ते भजन और राम धुनों पर थिरकने के बाद भी इन महिलाओं का जोश कम नहीं था। सभी महिलाएं जनकपुरी कार्यालय पर आने के बाद भी जोश के साथ झूमती नजर आईं। दयालबाग में होने वाले जनकपुरी आयोजन इन दिनों पूरा दयालबाग मिथिला नगरी बना हुआ है। हर कॉलोनी हर घर में बधाइयां और गीत संगीत का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में पुष्पांजलि बाग में बने मंदिर में एक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलोनी की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रभु राम की जानकी की स्तुति की। पहली बार दयालबाग में जनकपुरी का उत्सव आ रहा है तो सब दयालबाग वासी बहुत खुशी से और सब साथ मिलके इसमें तैयारियों में लगे हुए थे। बहुत टाइम से बहुत कोशिश कर रहे थे कि अपनी साइड से सब बहुत अच्छा करें। ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी तो सौभाग्य की बात है, जिस चीज़ के लिए हम 4 साल से पार्षद थे कि जनकपुरी हमें दयालबाग में आई जाए, तो ये हमें राम बारात का जो सहयोग मिला है हम लोगों को, तो उससे हमारा पूरा दयालबाग खुशी का माहौल है। हर कॉलोनी हर मोहल्ले में गीत का कार्यक्रम, भजन का कार्यक्रम, कोई ना कोई हर कॉलोनी में कार्यक्रम है। तो दयालबाग में बहुत ही एक उत्साह का माहौल है। उत्तर भारत मजदूर संगठन द्वारा सोमवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। संगठन के संस्थापक ने बताया कि ग्रामीण मजदूरों के नौनिहालों को गुणवत्ता परक प्राइमरी एजुकेशन दे उनका हक दिलाएंगे। उन्होंने ये केंद्र व राज्य सरकार पर सवालिया निशान लगाए हैं। उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन ने प्राइमरी स्कूल की दुर्दशा पर चिंता जाहिर की है, जिसके चलते सोमवार को संगठन द्वारा प्रेस वार्ता कर ग्रामीण मजदूरों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाकर उनके हक की बात कही गई। संगठन के संस्थापक तुलाराम शर्मा ने कहा कि ग्रामीण मजदूरों के नौनिहाल सरकारी प्राइमरी स्कूलों में ही पढ़ने जाते हैं, मगर वहां उन्हें आदर्श शिक्षा नहीं मिल पाती। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी कमी शिक्षकों का अभाव है। उन्होंने बताया कि बच्चों को कॉपी, किताब, बैग व स्टेशनरी नहीं मिल पाती। उन्होंने बताया कि बच्चों को कॉपी, किताब, बैग और स्टेशनरी मिले और साथ ही प्रतिवर्ष 1800 रुपए का वजीफा दिया जाए, जिससे वो खुद ही इनका इंतजाम कर सके। वहीं गांव में ही लघु सचिवालय खोले जाने की पुरजोर मांग करते हुए 65% योजनाएं ग्रामीण मजदूरों के उत्थान के लिए बनती हैं, मगर इनका लाभ वो नहीं उठा पाते। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के पास प्राथमिक शिक्षा के लिए करोड़ों रुपए का बजट होते हुए भी प्राइमरी स्कूलों में दी जा रही शिक्षा व शैक्षिक माहौल बदतर है। क्षेत्रों में जो विद्यालय है प्राइमरी, उन सभी विद्यालयों में आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सभी मजदूरों के बच्चे हैं, गरीब किसान मजदूरों के। उन बच्चों में शिक्षा के प्रति गुणवत्ता, प्राइमरी शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाए, बच्चों में एक आदर्श एजुकेशन का एक माहौल तैयार किया जाए और जो हमारी देश की संस्कृति है, महापुरुषों ने जो कार्य किए हैं उनको बच्चों में एक आदर्श शिक्षा के रूप में लाया जाए और समाज में अपने बड़ों का, माता पिताओं का, भाई का, बहनों का, इनके संबंध में बच्चों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये जो शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए एक हम प्रदेश स्तरीय अभियान चला रहे हैं। और बच्चों को प्राथमिक शिक्षा ही सब शिक्षाओं की नींव है। अगर नींव मजबूत होगी तो उसके ऊपर मकान भी अच्छा मजबूत बन सकता है। ताजमहल के खिलाड़ी ने विदेशी सरजमीं पर अपने देश का नाम रोशन किया। बांग्लादेश में आयोजित हुई 2nd साउथ एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर भारत का झंडा लहराया। साथ ही बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का गौरव भी हासिल किया। एक्चुअली आज से 10 साल पहले आगरा में शुरू हुआ। बहुत ही प्यारा गेम है। स्केटिंग करते हुए हैंडबॉल की तरीके से खेला जाता है। अभी हाल ही में इसकी स्टेट चैंपियनशिप भी आगरा में हुई थी
और ये लड़का कोई पहली बार नहीं, पहले भी बांग्लादेश गया था, वहाँ गोल्ड मेडल जीता, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुका है। और इसकी शुरुआत एमडीजन इंटर कॉलेज से इन्होंने की और आज इसमें इंडिया लेवल पे इस गेम को चमकाने में इस लड़के का बहुत बड़ा हाथ है, धीरेन्द्र का। और इसके माता पिता और पूरी एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्य बहुत इसमें मेहनत कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई, आगरा शहर को बहुत बहुत बधाई। तो साउथ एशियन चैम्पियनशिप में मेरे को बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है, वो सबसे ज़्यादा वो मेरे को खुशी है। और बाकी हम लोग फाइनल में पाकिस्तान को हरा के आए हैं, सबसे ज़्यादा ये खुशी है मेरे को कि पाकिस्तान जो 2007 में भारत को हरा के गई थी, आज हम लोग बांग्लादेश में जाके पाकिस्तान को पूरी तरीके से हरा के आए। सबसे ज़्यादा इस चीज़ की खुशी है हम लोगों को। तो बहुत ही खुशी है जिसको सबको बयान करना मुश्किल है। इस खुशी का 5 नगरी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।